अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं ताहिर मलिक और साराना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे 6 साल के बाद बिल आखिर दोबारा से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी सदारत संभाल ली। उन्होंने कहते हैं कि लंदन प्लान में जो भी किया गया, मेरे खिलाफ साजिश रची की, उसका जिक्र किया। उन्होंने जनरल काउंसिल के इजलास में बात करते हुए कहा कि बानी PTI जो हैं वो तीसरी कुव्वत के तौर पर उनको लाया गया। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो अपने भरोसे पर पूरा उतने का ब्रदर उन्होंने जो है मेरे साथ हमेशा वो डटे रहे, खड़े रहे, हर मुसीबत का सामना किया, पार्टी सदारत छोड़ दी मेरे लिए उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि धरने के दौरान जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा। मेरे इनकार पर लंदन में बानी PTI, एक जनरल परवेज़ इलाही और एक मौलवी ने मिलकर साजिश की। बार बार वही शिकवे, वही गिले, कुछ जो है साजिशों का जिक्र किया, कई राज खोले, कई इल्ज़ाम लगाए। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह ने बानी PTI के एक ट्वीट पर कहा कि दुआ गूँ कि अल्लाह उन्हें मुजीबुर रहमान जैसे जो है इल्ज़ाम से बचाए। वो 13 साल से किसी जमात या सियासी नुमा से बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब ऐसा बयान क्यों लिया राना सनाउल्लाह ने, क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही नाज़रीन, आज मुल्क में यौम तकबीर मनाया गया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने का सफ़र आसान नहीं था, काफ़ी कठिन था, लेकिन बिलाखिर जो है वो पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर बना और बीइंग अ न्यूक्लियर पावर कंट्री अपना एक अलग मकाम इस कंट्री में, इस दुनिया में जो है उन्होंने रखा। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या समझते हैं आप, आज जो है वो 6 साल बाद पार्टी सदारत संभाली दोबारा नवाज शरीफ साहब ने, काफ़ी खुश लग रहे थे, मुतमईन लग रहे थे, अपने भाई शहबाज शरीफ को काफ़ी जो है सपोर्ट करते हुए कहा कि आप मेरे साथ डटे रहे, मैं आपके इससे बहुत खुश हूँ अमल से। देखिए, बेसिकली एक पर्सनल लेवल पे कह लें, पॉलिटिकल लेवल पे कह लें, एक वज़ीर आज़म की हैसियत से कह लें, एक पार्टी हेड की हैसियत से कह लें, जश्न था, कामयाबी थी, मसल दिखाएँ, अपनी कामयाबी को बड़े मीठे तरीके से साबित किया है। मतलब कैसा मज़े की बात है, आपने मुल्क में छुट्टी करा दी। और तकरीर में तो मुझे तकबीर, योम तकबीर तो कहीं नज़र भी नहीं है। को याद आ गया उनको। हाँ, मुझे ऐसा तो कोई नज़र नहीं आया उसमें। तो सारी फोकस अपने पे रखा, तो क्या मज़ेदार काम नहीं है कि दुनिया की 5 बड़ी पॉपुलेशन अब छुट्टी करके मेरी तकरीर सुने और कन्विंस किया कि जनाब, मैं सुन रहा था स्पीच में जो पहला ही लफ्ज़ था वो साकिब निसार था, यानी कि ये ही शोड इज़ अथॉरिटी। नवाज़ ने आज बड़ा ही मीठे तरीके से अपनी पावर शो की है और बताया कि देखो मैं वापस आ गया हूँ। और अभी 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ, किसी ने इतना कोई जिक्र भी नहीं किया। पहले तो किसी एक बंदे ने कागज़ नहीं जमा कराया। कल वैसे आपने गुस्ताखी की थी, ये कह के कोई इख्तलाफ की, तो मैंने आपको करेक्ट किया था, तो किसी ने कागज़ जमा नहीं कराया। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी आराम से एक चीज़ नई जो पावर नवाज शरीफ ने ले ली है, शायद मेरे लिए किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। उन्होंने कहा जी एक करारदाद, सारे हाथ खड़ा करते हैं जी कि नवाज शरीफ सदर भी हो गए और वो जिसको जो मर्जी बना दे वो हाँ जी वो भी हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो इस वक्त नवाज शरीफ का भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो सारा हुकूमती कंट्रोल उसके पास है। पार्टी का कंट्रोल की लीगली स्पीकिंग जो पाकिस्तान का कानून वो ये है कि सियासी जमातें अपना सिस्टम खुद बनाती हैं कि उन्होंने किस तरह। तो इन्होंने कहा जी मैं अब हो गया हूँ बिला मुकाबला सदर, मेरे पास अब पावर है कि मिस्टर A B को जिसको मर्जी जो मर्जी बना दो। ये भी उन्होंने पावर ले ली। दूसरा एक और पॉलिटिकल, एक तीर से 2 निशाने किया कि वो एक बहुत बड़ी, हमेशा मैं जितने भी दोस्तों से बैठा हूँ, उसमें राना के साथ बैठा हूँ, इससे पहले आरफ मीर भट्टी के साथ शो करता रहा, तो कंसिस्टेंटली 10-15 साल में पाकिस्तान में एक स्टोरी चलती है कि देखें जी इस बार तो शहबाज और नवाज आमने सामने। अब ये भाइयों का काम खत्म हो गया, एक और एस्टेब्लिशमेंट ने ले लिया, अब ये होगा वो होगा। वो इतनी डिस्कशन करते हैं, मैं समझता हूँ हमारी तो और उसके बाद फिर एक हो जाता है, फिर कल फिर ये स्टोरी आ जाएगी, फिर लड़ाई शुरू। मोहब्बत बहुत है ना। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आज इमरान नवाज ने वो भी साबित कर दिया कि अपना छोटा भरा ये ठीक है, अपनी जेब भी किधरे नहीं जानता, एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी करे, अंत टिड्डो मेरे साथ ही है। एक ये, और लास्ट जो कमेंट है, एक और इसके साथ पहले एक चीज़ चल रही थी कि ये हमजा और वो मरियम तो बस ही सब में लेकर वो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, वो एक दूसरे के साथ बैठ देख नहीं सकते। इतना मैं समझता हूँ काम किया, उन दोनों को इकट्ठा बिठाया, इकट्ठा बिठाया और कपड़े साफ सुथरे पहना के। सो पॉलिटिकली अपना हुकूमत वाइज अपनी वापसी मैंने जश्न मनाया और उसने साबित किया उसने। और जाते जाते दोनों भाइयों ने सबसे ज़्यादा जिसको हिट किया वो इमरान को किया, तो पॉलिटिकल गेन किया, उसको एनिमी बनाया, साबित किया वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत से आया था, खुद मजलूम भी बन गया और पावर में भी आ गया। राना साहब, तकरीर सुनी आपने, बानी PTI को तीसरी कुव्वत करार दिया उन्होंने? वजू तकरीर सुनी है मैंने, वजू करके। हाँ, क्योंकि एक अरसे बाद देखेंगे अल्लाह ताला किसी को ये अता फरमाता है कि उसकी तकरीर के लिए 24 करोड़ लोगों को छुट्टी दी जाए
और को तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान किया जाए कौम का एक छुट्टी के नाम पे, ठीक है ना, ये कौम को तकरीर 300 अरब रुपए की पड़ी है एक्चुअली। तो और फिर मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद कौम के ऊपर भी बात करेंगे, उसकी भूख पे, उसकी गुर्बत पे भी बात करेंगे, उसकी बेचारगी पे भी बात करेंगे, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक मसला है इमरान खान। उन्होंने बहुत सारे सवाल इमरान खान से किए, तो ऐसा करें ना कि इमरान खान को भी एक मौका दे देना इसी तरह का, ये मीडिया सारा इसी तरह का मौका दे दे, इमरान से भी इन सवालों के जवाब ले लें। आप तो इमरान खान की एक तस्वीर नहीं बर्दाश्त कर सकते, तकरीर तो दूर की बात है, निकाल लें बाहर, सिर्फ 5 मिनट के लिए निकाल लें उसे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसको लोगों को बताएं ना। अचानक कहें कि इमरान खान फला जाकर खड़ा है 5 मिनट के लिए, है घोड़ी का मैदान, लग पता जाएगा आपको कि क्या है। अच्छा, दूसरी चीज सुने, बड़ी दिलचस्प 2-3 चीजें की है। मैं चाह रहा हूँ मलिक साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं 3-4 चीजों को पॉइंट वाइज करना चाह रहा हूँ अगर आप। वो कहते हैं जी साकिब निसार ने मुझे पार्टी सदारत से हटाया। मुझे हैरानगी हो रही है ऑन फैक्ट्स। जब ये केस आया तो जमाली साहब ने केस को, जस्टिस जमाली ने केस को लिया था, ठीक है। साकिब निसार वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस बेंच। फिर जब क्या कहते हैं इस पे वो बना, JIT वगैरह बनी और ये हुआ, उसमें भी साकिब निसार साहब तो कहीं नहीं थे। फिर उसके बाद जब इमरान खान ने पिटीशन दायर की तो जो बेंच बना उसमें भी साकिब निसार नहीं थे, ठीक है। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मेरे भाई को पनामा में फारिग किया गया। अब उनको खुद नहीं पता कि पनामा में नहीं, कामा में किया गया। अगली बात सुने, साकिब निसार साहब का ये कहना है कि भाई मैं तो इस सारे प्रोसेस में कहीं किसी का हिस्से में था ही नहीं। जिस बेंच ने आपको करार दिया वो भी उसका हिस्सा नहीं था मैं। और फिर मजे की बात सुने, नवाज शरीफ साहब पे जो सजा हुई है वो सजा खत्म नहीं हुई, नाअहली ताहयात थी, पार्लियामेंट ने उसे 5 साल कर दिया, सजा अपनी जगह पे मौजूद है, बात को ज़हन में रखें। अब दूसरी एक चीज मैं आपसे करना चाह रहा हूँ जो उन्होंने दिलचस्प, मलिक साहब उन्होंने फरमाया कि जी मुझे कहा गया जब धरना हुआ कि इस्तीफा दे दो, तो मैंने कहा कि मैं नवाज शरीफ हूँ, इस्तीफा नहीं देने वाला। तो अब मैं, आप जरा रुक जाइएगा, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इस जनरल वहीद काकड़ ने जब इस्तीफा लिया था तो नवाज शरीफ साहब का लिया था या किसी और का? नहीं, नवाज शरीफ का लिया था। ना लेट मी करेक्ट यू, वहाँ पे भी नवाज शरीफ सदर और दोनों का। इसमें मुझे लेट मी स्पीक। हाँ, नवाज शरीफ की सारी जो पॉलिटिकल गामियाँ अपनी जगह होंगी, क्रिटिसिज्म जनाब का राइट है, मेरा कोई हक नहीं है कि आपको दो। मैं एज ए जर्नलिस्ट इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि जब जनरल वहीद काकड़ के ज़माने में नवाज शरीफ से कहा गया, नवाज शरीफ ने तब भी अकड़ दिखाई थी। नवाज शरीफ ने कहा था अगर जाएंगे तो फिर सारे जाएंगे। नवाज शरीफ ने अकेले इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तारीख में सदर इसहाक खान से बड़ा इस्टेब्लिशमेंट की पावर बंदा नहीं आया। वो पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, वजीर ख़जाना, स्टेट बैंक का गवर्नर, सेनेट का चेयरमैन, पाकिस्तान का सदर, उसके साथ नवाज शरीफ। और मैं ईमानदारी से समझ, ये मेरी राय, यू कैन डिसएग्री, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतना बड़ा आइकॉन था इसहाक खान, और ये नवाज शरीफ का पोजीशन थी 93 में कि पाई जाओगे तो दो भी जाओगे, वो दोनों के। अब मेरी बात सुने, ये जरूरी, ठीक है। तो फिर उनकी ये वाली बात तो फिर मेरे ख्याल ठीक नहीं है कि मुझसे इस्तीफा मांगा तो मैंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देने वाला। मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। दे दिया, इस्तीफा तो गलत साबित होगी, ठीक है ना, इस्तीफा दिया ना, दिया। अच्छा, अगर इतने ही आप बहादुर होते तो वहीद काकड़ के सामने खड़े हो जाते कि मैं नहीं देता इस्तीफा। ये ऐसे ये जब हिस्ट्री ये बताती है कि वहीद काकड़ साहब ने स्टिक कैसे करके जब कहा ना तो मियाँ साहब ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। अच्छा। कहते नहीं पहले गुलाम इसहाक साहब से लो फिर मैं दूंगा। तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने कभी इस्तीफा ही नहीं दिया। फिर आप कह रहे हैं कि जी मेरे दौर में मैंने एक पैसा कर्जा नहीं लिया। आज की तकरीर में उन्होंने फरमाया नवाज शरीफ साहब के आखिरी 4 सालों में 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया नवाज शरीफ के दौर में, और नवाज शरीफ साहब का दौर में 30% कर्जों का इजाफा हुआ। राणा साहब बात की उन्होंने बड़ी जो है ना वो गुड पॉइंट्स और फ्रूटफुल किए कि मेरे दौर में तो तरक्याती काम बड़े नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि कर्जा नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ
अच्छा, अब आप एक चीज़ और सुनिएगा कि उन्होंने फरमाया कि जनाब अली 1947 से टांगे खींचने का सिलसिला जारी है और हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी और इमरान खान जो है ये तो लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मलिक साहब की इजाज़त से सिर्फ ये 2 मिनट की कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। इजाज़त दी, इजाज़त। 1981 में किसने जनरल जिलानी को कोठी बना के दी थी? अच्छा, ज़ियाउल हक को रूहानी बाप कह के कौन वज़ीर आला पंजाब बना था? राइट। जनरल्स को BMW की गाड़ियों की चाबियां किसने भेजी थी? कौन गया था जिसने जाके कहा था कि तुसी मेरे पुत्रा करेगे तो गड्डी तुसी भी रखो? ठीक है, वो कौन था जिसने IGI बनवाने में अपना किरदार अदा किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और पैसे लिए? वो कौन था जिसने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने के लिए? वो कौन था जो काली वर्दी पहन के एक मुंतखब वज़ीर आज़म की टांग खींचने अदालत में पहुंच गया था? ये छोड़ें, अभी का ये लंदन प्लान किसका था? कौन था जो इधर आया और अदालतों से सारा कुछ क्लियर हो गया? राना साहब, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं, एक जुमला सुन लें कि पाकिस्तान का आज जो भी हाल है इसमें इस्टेब्लिशमेंट को सारा मैं तो नहीं देता ब्लेम। मियाँ साहब जैसे सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व किया सियासत में, ठीक है ना? मैंने तो बताया कोठी इनकार कर दे, हाँ। गाड़ी की चाबियों का कोई इनकार कर दे, एक डिक्टेटर जुल्फकार अली भुट्टो एटम बम का बानी, बिल्कुल, उसको फांसी देने वाले डिक्टेटर को रूहानी बाप कह के पंजाब में फिट करवाने वाला कौन है? तो आप क्यों लोगों को बेवकूफ समझते हैं? राना साहब, अब बातें तो उन्होंने गुड इमेज की करनी होती है ना अपने। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया और कहा कि हमारे खिलाफ बड़ी साजिश हुई, तो इन्होंने कोई साजिश नहीं की? काला कोट पहनकर कौन जाया करता था अदालतों में? नहीं, वो रानी ने बता दी। नहीं, मेरा हाल है नवाज शरीफ ने जो असल, अब एक फेस आपको होता है जो आपने आम बंदे के लिए रखना होता है, मगर उसके पहले एक और फेस है। मैं समझता नवाज शरीफ ने जो असल बात की है शायद उस पर हम तवज्जो देना नहीं चाहते। वो बड़ी सीधी बात कर गया, कह रहे हैं कि 47 से हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो निज़ाम है ही नहीं, वो एक ताकतवर का निज़ाम है। और उसमें मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान में पोलिटिकल पार्टीज नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मुस्लिम लीग नून इज़ ए पोलिटिकल पार्टी। आई डोंट थिंक कि PTI इज़ ए पोलिटिकल पार्टी। ये अफराद है, ये इन्फ्लुएंशियल है, ये असरअंदाज होते हैं पॉपुलैरिटी के साथ। और ये पॉपुलैरिटी के साथ पाकिस्तान की रियासत कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कह लें। अब हाँ अंदर है ना, हाँ को बाहर से कोई ताज़ी वाह नहीं आ रही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। जिस दिन वो आएगी तो गेम पलट जाएगी। तो एक हवाले से अगर आप इस तकरीर का एनालिसिस कर लें तो इमरान और नवाज की एक ही पोजीशन है। फ़र्क जहाँ पे कहाँ आ रहा है, सिर्फ साल का फ़र्क आ रहा है। नवाज ये कह रहा है कि जनाब एक बंदा था, चलो हम भूल लेते हैं इमरान खान नहीं है, ये इमरान खान ही कहते हैं। वो कहता है कि इमरान खान था, एक ISI का जनरल था, पाशा था, एक इमरान खान था, एक चौधरी शुजात था, एक परवेज़ लाई था, एक ताहिर कादरी था। ये लंदन में बैठे, मैं डेमोक्रेटिक वोट की ताकत से आया था, मेरी जायज़ हुकूमत थी, फिर साकिब निसार आ गया, इसने ताकतवरों से मिलकर 4-5 लोगों ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हो गई। ये कौन सा साल है? 2016-2017। इसके आगे लिखे नवाज शरीफ। अब इसके साथ एक साल लिखे 2022, 23, 24। ये सारी बातें लिखे सामने इमरान खान लिख दें। एक इंच का फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों की पोजीशन है। और दोनों मुझे सच्चे भी लगते हैं, दोनों झूठे भी लगते हैं। तो पॉइंट क्या निकला? अगर कोई इस तकरीर में नवाज ने कोई सेंसिबल बात की है या कहीं पे सच बोल रहा है ना, वो एक ही सच बोल रहा है कि 47 से वहीं के वहीं है। ये पॉइंट। राना साहब, धमकियों का जिक्र कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, मुझे बड़ी धमकियां दी गई और अभी भी दी जा रही है, किसकी तरफ जा रहा है? देखें, बात ये कि मलिक साहब जो बात कर रहे हैं ना, मलिक साहब ठीक है, बीइंग जर्नलिस्ट वो एक लाइन पोजीशन ले रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आधा झूठ बोलना मैं समझता हूँ कि आधी सच्चाई को छुपाना है। राइट। आप ये जब कहते हैं ना कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की उंगलियों पे नाचा, तो आप में क्यों नहीं जरूरत कि आप इस्टेब्लिशमेंट के हमको डायरेक्ट कहते हैं कि तुम उंगलियों पे नचाते हो? ठीक है ना? क्या नवाज शरीफ साहब इससे पहले, आज की इस तकरीर से पहले
इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार नहीं देते रहे अपनी हुकूमत की जाने का। जनरल बाजवा का बराह रास्त नाम लेके नहीं कहते रहे कि जनरल बाजवा आपने मेरी हुकूमत गिराई, आप जिम्मेदार हैं। ठीक, क्या वो गुजरांवाला की जलसे के अंदर खिताब में उन्होंने इतने हजार लोगों में बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम लिया, नहीं लिया? तो आज क्या हो गया? इसलिए मैं समझता हूँ कि हीरोज आप जो है ना, हीरो की तरह की एक्टिंग कर लेने से हीरो नहीं बन जाते, ऐसे ही है। ठीक है ना। अगर आपको 1947 से अब तक सियासतदानों की नाकामियों का दुख है ना, तो फिर सच बोलते ना, आज आप बिल्कुल नाम लेते ना। खाली नवाज शरीफ के इमरान खान के ऊपर रख के आप सारे वो रोंदी यारा नू ले ले भरावां दा ना, ठीक है ना, तो फिर भरावां दा ना लेके ना यारों को रोए ना। आप सीधी बात कर, डिग्या खोती तो गुस्सा कुम्हार थे, सही कह रहे हैं, ठीक है ना। वहां आपकी दाल नहीं गलती, वहां आप बोल नहीं पाते, तो फिर आप चे गवेरिया ना बने, नेल्सन मंडेला ना बने कि पता नहीं फिर मैं क्या करने आ गया हूं। तुझे कुछ नहीं करना है ना, वो कहीं नहीं बना, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई चक्कर है, मुझे तो कहीं नजर नहीं है। वो नहीं सीधा साधा पावर लेने है, ले लिया उसने। चेगावेरा कहाँ बना? अच्छा, इसमें भी मलिक की मेरी पिछले आपको 75-76 साल से बहस चल रही है। चेगावेरा तो तब बनता ना जब यहाँ मुझे बताओ ना कि आज कहता कि मैं जनाब हेल्थ का बजट 5 गुना कर रहा हूँ, आज मैं एजुकेशन फ्री ऐलान कर रहा हूँ, पीने के पानी का बिल नहीं आएगा। कोई स्ट्रेटजी तो लाते हैं नहीं नहीं, ये फरमा रहे हैं ना कि वो चेगावेरा ना बने, बड़ा शरीफ आदमी, उसने सीधी सीधा कहा भाई मैं सदर ते भरा मेरा वजीर है, तो कहानी की खत्म। अच्छा नहीं मलिक साहब, गल पता कि जो आप कहते हो ना पावर की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, कि कौन सी पावर है कि ये मेरा मोबाइल था, मैंने अपने भाई की जेब से निकाल के मैंने पकड़ लिया, मैं कहा बड़ा पावरफुल हो गया हूं मैं, ठीक है। मैं एक घर के यहाँ पावर भी नहीं है भाई, ये पावर किसी की दी हुई है। ये हमारा जुमला सुने, हमारा ये सुन लो, तुम तुम्हारे काम आएगी, तू असी तेरे तो पहले मर जाना ना, तेरी उम्र छोटी है। यहाँ की जो पावर नहीं है, ये पावर कोई सेल, जिस तरह हम घर में खिलौना नहीं लाते, उसको कोई सेल वीक हो जाए, किसी के सेल स्ट्रॉन्ग हो, तो वही शेर बन जाता है। वो जो खिलौना होता है बड़ा तेजी से भागता है, कार ऐसे ऐसे करती है, जो ही सेल को निकाल ले तो वही कार बेकार हो जाती है। तो ये मुझे तो शक कभी कभी पड़ता है कि अल्लाह ना करे कि वैसे मैं एक और क्या बात करें, ये लगता है, मैं असल बात करके छोड़ूंगा, मुझे ये लगता है कि कहीं अगली एपिसोड ये ना हो कि इस तरह पीटीआई 5 साल बाद बैठे, वहाँ तालियां लगे, इमरान अपने सारे लोगों के नाम बताए कि तुमने कैद काटी, तुम्हें भी सलाम, तुम्हें भी सलाम, तुम्हें भी सलाम, मैं अब वापस आ गया हूँ, तुम्हें ये कर दूंगा, और मैं देखो ये नवाज शरीफ, फिर जिस तरह आज लंदन प्लान है, तो वो बताया एक दफ़ा 2022 में फलां क्लब में ये हुआ। मेरा जो सवाल है, जो मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कल्चर हेल्दी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ये दायरों का सफ़र है, हम दायरों में घूम रहे हैं। अच्छा, आप मेरी अर्ज सुन ले। एक तो ये कि आपकी इस बात को तक़वियत राना सनाउल्लाह का बयान देता है। उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि कल इमरान खान बाहर हो और हम अंदर हो, ये उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है राना सनाउल्लाह साहब की बात। लेकिन मेरी ज़ाती कैलकुलेशन, ये जो मैंने आपसे सीखी है पिछले कई दिनों से, आपने जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड बताया ना कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उसको सामने रख के आपने तो मुझे ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड ये कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं एक और साफ़ती आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, इमरान खान मर जाएगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। इमरान खान जेल में सड़ जाएगा, लेकिन वो रिलीफ नहीं लेगा। इमरान खान जेल में मजीद बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो कोई मुआहदा खुफिया करके नहीं भागेगा, यही रहेगा, मार खा जीत जाए या हार जाए, या वो उक्का हार जाए या वो उक्का जीत जाए, होगा यही। ये दिस इज द गेम ऑफ आर या पार। इसमें मैं आपको बता दूं, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। अच्छा देखो, एक तो है जो तुम्हारी पोजीशन है, और मैं समझता हूँ वो बड़ी खूबसूरत पोजीशन है, वो एक इल्मी पोजीशन है कि खां को स्टैंड लेना चाहिए, मगर मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, एंड रिमाइंड यू सच और रियलिटी का फ़र्क होता है। रियलिटी गंदी भी हो सकती है, रियलिटी ये है, दिस इज़ ताहिर मलिक का आइडिया, कि इस इमरान की सोच का सारा फ़ायदा नवाज शरीफ को हो रहा है। नहीं होगा, समझ क्यों ना, तुम फौरन मेरी बात समझ। देखो आज जो उसने जश्न मनाया ना, बेसिकली ये तो कंपनी की मशहूरी के लिए है ना, फला असल में उसने बताया ला काका कैसी खिड़की लगी, तुम अपना अडियाला, और आज हम वापस आ गए। और ये अगला जो हमारा इसके बाद टॉपिक है, मेरा टॉपिक ही यही है
कि इमरान की जो मौजूदा पोजीशन है, ये तो दुआएं दोनों भाई कर रहे हैं कि या अल्लाह ये इस पोजीशन में कायम रहे। लेकिन भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मशवरे हो रहे हैं किस तरह से बानी पीटीआई की जमानत हो जाए, तो कोशिशें जो है पूरी कोशिश करेंगे कि वो नाकाम हो जाए। कोशिश क्या, अगर नवाज शरीफ वाकई एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप दिखाता है, एक स्टेटमेंटशिप दिखाता है, आप कहते हैं चलो यार इनफ इज इनफ, अब हम मैं पार्टी का जो हुक्मरान है उसका कायद हूँ ना, मैं कहता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर हम एक योमे माफ़ी करते हैं या हम एक 0 पॉइंट बनाते हैं, मेरे से भी गलती हुई, क्या बुराई है यार। हाँ। माने ये राणे की जितने बात, मैं इसे एग्री कर, राणे की एक बात गलत नहीं इसने कही, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई स्टेट तो है नहीं, जितनी उसने बात की है मैं एज ए जर्नलिस्ट समझते उसने मुझे तो फिर अच्छा लगता ना। रेवोल्यूशन तो ये था कि अपने मियां साहब फरमाते कि यार हमसे भी गलती हुई, कुछ तुमसे भी हुई, मगर पाकिस्तान तो मेरा भी है, तुम्हारा भी है, ये बच्चे तेरे भी हैं, ये मेरे भी हैं, ये बेटा तेरा भी है, ये मेरा, आओ बैठ के माफ़ करते हैं, सारे एक दूसरे को नया पाकिस्तान बनाते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली मूव कर गया, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। अच्छा नहीं, मैं एक मिनट, आपने ब्रेक लेनी है? चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, मैं उसके बाद बात करता हूं। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो है सदारत दोबारा से संभाली, काफ़ी गिले शिकवे किए हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आप? शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जो काली भेड़ें हैं अदालतों में छुपी हैं वो इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहती है, तो सीधा सीधा इल्ज़ाम नहीं है ये? इसका तो जवाब जो है काजी फाइज ईसा साहब को देना चाहिए, क्योंकि बराह रास्त उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, उनकी जुडिशरी पे इल्ज़ाम लग गया है, ठीक है ना। तो ये तो काजी फायद ईसा साहब अब इस बात का जवाब दें, अगर वो एक्शन लेने के मूड में हो। वैसे मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की किसी बात का वो एक्शन लेंगे या मूड में होते हैं, के ज़ुमरे में तो नहीं आते। अब ये तो उन्होंने फैसला करना है कि उनकी अदलिया को उन्होंने बताया कि उसमें काली भेड़ें मौजूद हैं जो इमरान खान को रिलीफ देना चाहती हैं, यानी जो अदालती फैसले अगर इंसाफ पे मबनी हो तो वो रिलीफ है। तो काली भेड़े ने तो इमरान खान को रिलीफ देना है। वो सफ़ेद भेड़े कौन थी जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 16 अरब रुपए का वो लगना था फर्द जुर्म, तो आज तक नहीं लग सकी। फर्द जुर्म अदालत में पेश हो गई, ऐसे ही है, तो जज साहब ने कहा कि मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, अगली दफ़ा कर लेंगे, और आज तक पेश नहीं हो सकी। तो वो सफ़ेद भेड़े भी बता दें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बायोमेट्रिक तक घर करवा दिया, उन सफ़ेद भेड़ों का भी बता दें जिन्होंने चुन चुन के शरीफ फैमिली के तमाम केसेस ख़त्म करवा दिए। उन भेड़ों का भी बता दें जिन्होंने आज तक एक पॉलिटिकल पार्टी से निशान छीने जाने वाले गैर आईनी फैसले के ऊपर बात नहीं की। उन सफ़ेद भेड़ों का भी बता दें जिन्होंने एक जमात को इंतखाबी अमल से दूर करने के लिए हर इकदाम पे आंखें बंद कर ली। तो उन भेड़ों को भी बता दें जो इमरान खान को 20-20 घंटे की समाअत के बाद सजाएं दे रही थी। चलें, इमरान खान की काली भेड़ें आप अपनी चिट्टी भेड़ों को ही बता दें यार। और एक जुमला आखिरी है कि एक बात उन्होंने बड़ी मज़ेदार फरमाई आखिर में, उन्होंने कहा जी मैंने सदारत नवाज शरीफ साहब को दे दिया, मैं पुरानी तनख्वाह पे काम करूँगा। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि तनख्वाह उन्होंने कहाँ से लेनी है, वहीं से लेनी है जहाँ से वो शुरू से लेते आ रहे हैं, या कहीं और उनकी जॉब का अरेंज हो गया है, ठीक है ना। तनख्वाह वो पुरानी ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो उन्हें पुरानी तनख्वाह दे रहे हैं वो इनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, अब बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, जी। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानी सियासत पे शेख मुजीब की बड़ी बाज़गश्त हो रही है। मलिक साहब, क्या लग रहा है? राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि दुआ गो अल्लाह बानी पीटीआई को मुजीबुर रहमान जैसे इनाम से बचाए। टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तानी सियासत जो है ना वो उसमें कोई दूर दूर तक कोई ना कोई आइडियलिज्म, कोई इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है। मैं आज ही सुन रहा था, ये सोशल मीडिया हमारी नर्व्स पे चढ़ा, मैंने 5 स्टेटमेंट सुनी है, उसमें से 3 थी नवाज शरीफ की कि शेख मुजीब का क्या कसूर था, डेमोक्रेट था। मतलब देखिए, सच का और रियलिटी का क्या फ़र्क होता है। सच ये होता है कि आप जिस भी कंडीशन में हो, जो चीज़ है वैसी की वैसी रहे। अगर तो शेख मुजीब गरदार है तो नवाज शरीफ पावर में हो तो तब भी गरदार है, अगर वो पावर में नहीं है तो तब भी गरदार है, अगर वो पावर में है तो वो गरदार बन गया। इसी तरह मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप रिसर्च करें, जिन दिनों में नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे और उनकी स्टेटमेंट मौजूद है मुजीब, बल्कि उन्होंने इस तरह बिल्कुल इमरान वाली बात की, तो इमरान खान ने डेफिनेटली उस वक्त कहा होगा कि ये गरदार का साथ दे रहा है। मेरा जो मैं आज आपके शो में आप जो भी कर रही हैं, मैं साबित कर रहा हूँ कि
इधर राना बैठा है, इधर ताहिर मलिक नहीं बैठा, ये सिर्फ कुर्सी का फ़र्क कुर्सी का है। फ़र्क जब मैं पावर में होता हूँ तो मेरी पोजीशन होती है क्योंकि मैं रियासत कर रहा हूँ। देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी समझे, आपका सवाल ये बनता था ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हुकूमत रियासत होती है, रियासत का एक फेस होता है, रियासत की एक डिफरेंट पोजीशन होती है। तो रियासत में आप आके ना उसको कह देते हैं गद्दार, जिस तरह आज खान साहब ने किया। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में पूरी 71 की आपने वो जंग की फिल्म चला दी है और आपने सिंबॉलिकली वही सारी चीज़ें कही हैं जो अपोजिशन में नवाज शरीफ का करता था। मगर यही बात है ना राना सनाउल्लाह की, यही चीज़ गलत है। अगर जब फिर आज तुमने ये लिखा है वहाँ पे कि नवाज शरीफ ने इमरान खान ने का हाल बहुत बुरा होगा, तो फिर ये साथ नीचे छोटा सा नोट लिख देते कि वैसे ये बात 5 साल पहले नवाज शरीफ ने भी की थी और उनका हाल ये नहीं हुआ। मैं थोड़ी मजाक में, जो मेरा पॉइंट है कि जब आप सच अपने अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं वो सच नहीं होता, जिसको मैं पावर पॉलिटिक्स कहता हूँ। जो राने से मेरा किसी ज़माने में ज़्यादा गरम इख्तलाफ था, अब ज़रा ठंडा ठार दोनों हो गया। तो मेरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान की जो सियासत है ना वो असूल पे नहीं चल रही, वो सच पे नहीं चल रही, वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ चलती है। तो आई सी यहाँ का सारा जो पॉलिटिशियन है ना वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ चीज़ें डिफाइन करता था। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। आज जो राणे ने बात की थी, कितनी मज़ेदार चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगूँ। हमारा वज़ीर आज़म कह रहा है कि अदालत जो है ना वो बायस्ड है, ठीक हो गया। आज पीटीआई ने पेशावर में किया जलसा, असद कैसर ने सेम चीज़ की है, उसने कहा जुडिशली कंट्रोल्ड है। और बंदा जाए तो किधर जाए? अपोजिशन कह रही है कि हमारे हक में फैसले नहीं आ रहे, लिहाजा 2 नंबर है, काम गड़बड़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है अदालतें वो नहीं कर रही जो मेरा दिल कह रहा है, तो 2 नंबर काम है। वो ऐसी कितने जाइए, ये राणे से पूछ लो। राणा साहब कहाँ जाएं हम, बता दें मलिक साहब का। साथ साथ पाकिस्तान में इल्ज़ामात की सियासत आखिर कब ख़त्म होगी? अपने अपने मकसद के लिए सियासत को यूटिलाइज़ करना, ऐसी बातें करना। देखिए सबसे पहले तो ये कि अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने एक वजाहत दी है कि इमरान खान का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। वो जेल में वो कैसे ट्वीट कर सकता है, ठीक है ना, या वो कैसे कोई वीडियो अपलोड कर सकता है। तो ये एक उन्होंने ज़रा अपनी एक क्लैरिफिकेशन दी है आज की जो वीडियो के हवाले से। दूसरी ये जो पिछले कुछ दिनों से शेख मुजीब साहब का जिक्र हो रहा है ना, ये उज़मा बुखारी और तारड़ साहब जो है ना, इनके ज़बान पे बहुत चढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, बहुत इनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। इसकी रीज़न ये कि ये हिस्ट्री से नाबलद लोग हैं। इन्हें शेख मुजीब और उस सारे मामलात का कोई इतना इल्म नहीं है, ठीक है ना। मेरा सवाल ये नहीं है कि शेख मुजीब पैदा हो रहा है, मेरा सवाल बड़ा संजीदा है कि शेख मुजीब हम पैदा क्यों करते हैं, क्यों इस तरह की इन्वायरमेंट लाते हैं कि शेख मुजीब पैदा हो जाए। बिल्कुल, मैं अपनी रियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं अपने मुल्क की इज्जत और उसके साथ खड़ा हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन हम कब मैंडेट का एहतराम सीखेंगे? हम कब वो वक्त आएगा कि मैंडेट चोरी होने पे कोई शख्स इतना सीख पा हो जाए कि हमें ऐसा लगे कि वो रियासत के खिलाफ खड़ा है? मैं तो नहीं मानता किसी को भी कोई रियासत के खिलाफ है। मैं तो नवाज शरीफ की भी वतन से मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ। तो हम क्यों ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि कोई गद्दार सा पैदा हो जाए कोई? तो सीख जाए ना हम अपने फेलियर से। बिल्कुल सीखना चाहिए राना, ठीक है ना। हमें अपने फेलियर से कब हम आखिर सीखेंगे? और ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं जैसे उस्मा बुखारी, अता तारड़, इनको नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो, मलिक साहब वो ज़रा इनको भेजें। वो जो नवाज शरीफ साहब की 4 जगह पे नवाज शरीफ कह रहा है कि जी मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। नहीं, उसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। देखें, मुजीब को आप डेफिनेटली गद्दार भी कह सकते हैं, जो भी अपने मुल्क को तोड़ने की बात करेगा वो गद्दार है। यहाँ पे तो उसकी एक चीज़ गद्दारी आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ ज़रा वो राने वाली बात है कि उस पर उसका केस भी तो समझे ना। तो वैसे हम जैसे तो हम सोसाइटी में पढ़ना लिखना तो है नहीं ना, एविडेंशियल नहीं है। मैं आपके लिए बताऊँ 1970 में जो दुनिया में इलेक्शन हुए ना, आज तक जितनी दुनिया में इलेक्शन, मशरकी पाकिस्तान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने, उसका नाम था अवामी लीग, हेडेड बाय शेख मुजीब।
सिर्फ 2 सीटें उसने मिस की थी, एक नूरुल अमीन था और राजा त्रिदेव राय जो भुट्टो का वजीर सेहत बना। 2 सिर्फ सीटें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप की कोई चीज़ है। तो एक तरफ तो वो ठीक है गद्दार है, मगर हमारा मसला उसकी गद्दारी नहीं है, हमारा मसला वही है कि जो मैं इमरान समझता हूँ जायज़ बात कर रहा है, मैं समझता हूँ नवाज भी जायज़ बात कर रहा है। अगर ये पाकिस्तान तोड़ने की बात करेंगे तो इन पे आर्टिकल 6 लगता है, इनको सजा दें, फांसी दें। मगर जब इमरान खान या नवाज शरीफ या राना या आप या मैं ये बात करें कि भाई वोट को आप इज्जत दें, जिसने जो वोट लिया उस हिसाब से उसको पावर दें, इसमें भी कोई गलती नहीं। वोट की बात मलिक तो साहब हम ना अजीबोगरीब काम करते हैं कि इस तरह मुस्लिम लीग नून ना एक कन्फ्यूजन जो फैला रही है, जैसे इमरान ने पता नहीं क्या बात कर दी है। मलिक साहब आप वोट की इज्जत की बात करें तो 8 फरवरी को जो हुआ था, क्या वो वोट को इज्जत था? नहीं, कभी कभी नोट को भी तो इज्जत देनी चाहिए ना, खाली वोट को इज्जत ही देनी है। अब वो तो अब नया पाकिस्तान में देखें, मैं कंसिस्टेंटली समझता हूँ कि 47 से 2024 तक अगर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है, ये मेरी नाकस राय हो सकती है, अच्छी राय, वो सिर्फ एक है कि हम एज ए मुल्क, एज ए रियासत, एज ए निज़ाम, हम एक ऐसा सिस्टम नहीं ला सके जिसमें हम इलेक्शन कराएं, जिसमें राना को भी यकीन हो, ताहिर मलिक को भी यकीन हो, बिस्मा को भी यकीन हो, ये मेरा कैमरामैन भाई इसको भी यकीन हो कि मेरे वो ओदा भी ना ले लो, ईवीएम वो हल था, वो कोई जो भी हाल था। मैं पॉइंट ये कह नहीं, ये रियासत का काम है ना। देखिए, रियासत जो इलेक्शन कमीशन है वो एक रियासत का इदारा है और उसका काम ही सिर्फ एक है, उसने इलेक्शन कराना है। मेरा ख्याल है हमें 99 हमें 100% ये इंश्योर करना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को इस दायरे से निकालना है। अगर हमने दायरे से नहीं निकालना तो जो मैंने आपको बार बार, मेरा क्या आर्गूमेंट है, जब आप जीतते हैं तो मुझे सब पता है कि आपकी क्या पोजीशन है, जब आप हारते हैं तो आपकी क्या पोजीशन है। राणा साहब, आज नवाज शरीफ साहब जब बात कर रहे थे उन्होंने बड़ी बातें की कि मैंने प्रोजेक्ट्स दिए तरक्याती, मैंने मोटरवे बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ मैंने ही किया। एक बात मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अब जबकि वो दोबारा से पार्टी सदर बन गए तो क्या पार्टी को कोई नई डायरेक्शन देंगे? बिकॉज वो एक सुप्रीम लीडर हैं अपनी पार्टी के लिए, तो उस हवाले से उनको कोई नई जो है डायरेक्शन देनी चाहिए, कुछ ऐसा डिफरेंट लाएं जिससे आवाम के लिए भी कुछ बेहतरी आ सके, कोई सब मिल बैठ के एक पेज पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो। नहीं, वो तो आज उन्होंने क्या किसी आम आदमी का जिक्र किया? क्या उन्होंने ये कहा कि कौम बुरी हालत में है, लोग भूखे मर रहे हैं? क्या उन्होंने कहा कि मुल्क को इस टाइम लोड शेडिंग का सामना है? क्या उन्होंने ये कहा कि आज आम गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है? क्योंकि ये उनके मसले नहीं है। वो तो अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश में इस सतह के ऊपर गए हुए हैं कि वो अपने भाई को ऑन करने पे तैयार नहीं है। वो ये तो कहते हैं कि मेरा भाई पॉलिटिकली देख ले मेरे साथ खड़ा है, लेकिन उस अपने भाई की हुकूमत को जो है वो ओन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ सर ने कितना कर्जा लिया सर? ये रिकॉर्ड है ना पाकिस्तान का, रिकॉर्ड है। विद इन फ्यू मंथ्स वो उस पे बहस शहबाज शरीफ ने जितना कर्जा ले लिया है वो रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं जी मेरे दौर में डॉलर 50 रुपए का था, तो ये क्यों नहीं कहते कि मेरे भाई के दौर में डॉलर 300 रुपए का क्यों हुआ? ठीक है ना। वो क्यों ये नहीं बताते कि मेरे भाई की नाकिस पॉलिसियां और आड़ियां जाड़ियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया? ठीक है मलिक साहब, एक वाकया सुने प्लीज। मेरा कज़न है, वो रहता है कनाडा में। कल उसका फ़ोन आया, मैं उससे बातें कर रहा, उसने बात सुनाई, कहता है कि मेरे पे 2 माह का बिजली का बिल चढ़ गया, तो मुझे पता चला कि अगले दिन बिजली कट जाएगी कनाडा में। अच्छा। कहता मैंने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन करके कहा कि कल आप मेरी बिजली काटने आ रहे हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? तो उन्होंने कहा हो अच्छा, हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन है ये नंबर हम दे रहे हैं, इस पे फ़ोन करें तो ये फौरी तौर पे, हम पहले तो फौरी तौर पे आपको लो कैटेगरी में हम ले गए। अच्छा, अब आप इस नंबर पे फ़ोन करें, ये आपका बिल उतार देगा यही महकमा, और आइंदा से आपको को 30% बिल आएगा। बिजली उतनी इस्तेमाल होगी, 30% बिल आएगा। और हम माजर चाहते हैं कि आपको फील हुआ कि हम आपकी बिजली काटना चाह रहे हैं, हम नहीं काटना चाह रहे। तो आपने बता दिया कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी इनकम नीचे गिर गई है, तो डोंट वरी,
ये नंबर हमारा फला महकमा है, ये आपका बिल पे किया करेगा। अच्छा, आपके वाकये में मुझे भी एक वाकया याद एक जुमला सुन नहीं, ले। नहीं सुन ले, मैं आपको ज़्यादा मजा आएगा। मैंने भी एक दफ़ा फ़ोन किया वापटा के चेयरमैन से, उसने कहा आप एक नंबर ले और आप बीटर रीडर से फ़ोन करें, उससे मुका कर लें। चला अंदाजा करें आप, जरा सुने। जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया ना, तो मुझे उसने कहा हेलो, फिर उसने कहा हेलो पायने। मैंने कहा यार ये तूने जो मुझे बात सुनाई है कि तेरा बिल 2 महीने का, उन्होंने कहा जी हम माजरत चाहते हैं, 3 आप इस 3 ऑप्शन है। हमने सबसे पहले तो आपको फॉरेन लोग कैटेगरी में ले गए हम आपको, क्या आप उन लोगों में से जिनके पास इतने पैसे नहीं है। दूसरे ये महकमा ये आपका बिल पे कर देगा और आप इससे रब्ता कर ले। अब आप इसके पेरोल, इसके उस पे शीट पे आ गए, ठीक है। ये होती है रियासतें, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, वो बार बार सदारतें नहीं छीनता, 4 दफा वजीर आजम नहीं बनता, 7 दफा वजीर आला नहीं बनता। उसके खानदान का कोई दूसरा फर्द जो है ना, वो हुकूमत में नहीं है। हाँ, जस्टिन ट्रूडो जो है ना, जितने पैसे कमाता है उतने पैसे सबको पता है कि ये खर्च रहा है। और तो दुनिया में टायर लीक, दुबई लीक छोड़े, टायर लीक का वाकया होता है, उसमें आप लोग निकल आते हो। ऐसे ही है। आप फिर कहते हो जी हम खादे में हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। और पाकिस्तान की तकदीर तुम कहां से बदलोगे? तुम्हारे तो अपने बच्चों की तकदीर है, तुम मुसलसल बदलने में लगे हुए हो। कोई तुम वो वाकया हो जाए फ्रॉड का, पैसों का, ये वो आपका नाम आ जाता है। अभी तो मैं कहना नहीं चाह रहा कि सैलून किसके हैं दुबई के अंदर, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब गोल तो कुछ ना पोल ऐसे ही बस चुप कर दड़ बढ़ जा। वहाँ गए हो, आप गए हो वहाँ पे? मैंने तस्वीरें देखी हैं दुबई की। अच्छा, चलो तो इकट्ठे जाएंगे हम। नहीं, मैं एक दफ़ा, मैंने सिर्फ एक दफ़ा मैंने दौरा बाहर का किया है और मैं पत्तोकी तक गया था। तो वीज़ा लग गया था? वो रियासत है मुत्तहदा पत्तोकी वालों ने मुझे वैसे इन्वाइट किया था। तो हम तो क्या है, हम लोग, हमारे ख्वाब हमारे ख्याल बस इतने ही हैं, ठीक है ना। वो हमारे दोस्त हैं हमारे चैनल के, भाई है अपना, वो कल मुझे दिखा रहा था कि जो लाइसेंस है ना मोटरसाइकिल का, वो पता नहीं 17,000 के 11-12,000 रुपए बढ़ गए। एने दी तो मोटरसाइकिल नहीं की। यार तुम्हें कोई खौफ नहीं है? तुम जो बना रहे होते कानून सारा कुछ, तुम्हें शर्म नहीं आती होती? गरीब आदमी है जिसकी एक मोटरसाइकिल टूटी फूटी सी है, आप उसके लाइसेंस फीस पता नहीं कितनी 17,000 के 12,000 कर दिए। यार आपको गरीबों पे तरस नहीं आता? नहीं। अगर वो 30-35 हजार रुपए कमा रहा है और उसका एक बच्चा भी है जिसके पास छोटी सी मोटरसाइकिल है, एक उसकी आने जाने की, तो वो 35,000 रुपये तुसी तनख्वाह पूरी ले लो। वो खुद उस चीज से गुजरते नहीं ना, इसलिए मेरा रोना, मेरा पीटना, जो कुछ भी है ना, मलक ज़रा माशाल्लाह ये अमेरिका यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये ज़रा वैसे भी गोरा चिट्टा है, ये राजर मूर की कोई फिल्म का किरदार लगता है। हम देसी से लोग हैं भाई, हम तो इन लोगों के अंदर ही जिंदा हैं। बिल्कुल। अच्छा, बल्कि हम ही है ये लोग। अच्छी खबर सुना दो। मियाँ साहब ने इनकलाबी फैसला कर लिया। उन्होंने ना कॉल कर ली, उन्होंने कहा जी कल आ जाओ, कल बजट पे मैं अब सबको बुला लिए, भाई को, वजीर आज़म को भी। कल जाती उमरा में एक इजलास होगा बजट पे, उन्होंने बंदूक निकाल ली है। उन्होंने चीज़ें करो सस्ती। अब कल इनकलाब आने लगा। मैं अच्छी खबर आपको दे दूं, कल पाकिस्तान में इनकलाब आने लगा और ही इज़ गोइंग टू हेड दी इजलास। उसमें आपका वजीर आज़म होगा, डिप्टी वजीर आज़म होगा, सारे लोगों को बुला लिया, मिनिस्ट्री को बुला लिया कि मेरे कार है जो मुझे बताओ बजट में क्या करें। हालात बदलने लगे। नहीं, मैं एक बार आपको बताती चाहूँ, कल परसों हम जिक्र करते डबल रोटी का सस्ती होगी। अच्छा चलो शुक्र है, मैं आज रोटी की जगह वही खरीदूंगा। तो एक मेरी बात सुन ले, जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना, ये पता क्या है, एक गाड़ी जब चला रहा हो ना और आपको पता चल जाए कि इसने खड्ड में फेंक देनी है, तो फिर वो एकदम उसे कहता है साइड पे हो, मैं चलाऊंगा। लेकिन ये गाड़ी बचनी नहीं है, याद रखें। ये बजट के अंदर अगर आवाम को रिलीफ दे जाए, मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा क्लिप चला दीजिएगा। अगर ये बजट में अवाम को रिलीफ देंगे, मैं मान जाऊंगा इन्हें कि रिलीफ दे। और इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है IMF के आगे। 15 अरब का रिलीफ देना था ना सब्सिडी बिजली वालों को, IMF ने मना कर दिया, नहीं दे सके थे आप।
वह बड़ी बात है जी। वो को आवाम को रिलीफ राना साहब देना ही पड़ेगा। आवाम आखिर बेचारे कहाँ जाएंगे, इन पॉलिटिशियन की तरफ ही देखते हैं। नाज़रीन, इल्ज़ामात की सियासत को छोड़कर जो है, एक दूसरे तनकीदी नस्तर छोड़कर जो है आवाम को रिलीफ देने का सोचें, आवाम के लिए सोचें। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। 28 मई 1998 जब चागी अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा, दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन यौम तकबीर आज मनाया गया और सरकारी छुट्टी भी दे दी गई आज इस हवाले से। मलिक साहब, जिन हालात के अंदर पाकिस्तान एटमी ताकत बना वो हालात कुछ आसान नहीं थे, काफ़ी कठिन थे, लेकिन इसकी मिसाल माजी बईद में या माजी करीब में तो नहीं मिलती। देखें, ये किसी भी कौम के लिए बड़ा प्राइड है कि आप महफूज हैं और रियासत और हुकूमत की यही कोशिश होती है कि पहले मुल्क को दिफा किया जाए। और मैं बड़ा हम सबको इस पे फ़ख्र है कि हमें एक अच्छी फ़ौज मिली, अच्छा हमारा दिफा हो गया, हमारे पास एटम बम आ गया। और इसके लिए यहाँ तक तो बात ठीक होगी, मगर एक चीज़ थोड़ी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इस बम का जो ओरिजिनल फादर है वो वैसे राणे ने उसका जिक्र भी कर दिया था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। 70s में इट इज़ क्रेडिट गोज़ टू भुट्टो। भुट्टो ने ये लोग थे ना, ये डॉक्टर कदीर और ये समर, डॉक्टर समर वगैरह, इनको 50s में अमेरिका ने स्कॉलरशिप दिया था हायर एजुकेशन के लिए। तो इन लोगों को वापस लाना, पाकिस्तान लाने का क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। और ये प्लान मेरा इन लोगों ने मुल्तान में बनाया था, कहीं शामियाना लगा कर जैसे सड़क पे आप बैठते हैं, दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। भुट्टो की मैं विजडम बता रहा हूँ कि उसने ये शहर भी वो ढूंढा कि दुनिया के लिए ये एक अलर्ट ना चला जाए, तो वहाँ पे ऐसे शामियाने लगा के उसने इनको बिठाया। तो ये एक दुनिया का अजीब वाक़या है कि पाकिस्तान को वो चीज़ें भी नहीं मिलती थी, वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट ये गलत बात होगी कि नवाज शरीफ अकेले को दिया जाए। इसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का रोल है, इसमें पाकिस्तान के वज़ीर, तो मैंने जिस तरह कहा फादर ऑफ द बम व जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो एक लंबी स्ट्रगल है। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा काबिल फ़ख्र है और मैं भी उसमें शामिल हूँ इस फ़ख्र में। मगर एक सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, उस पर हमें बात करें। क्या सिर्फ हम एटम बम बनाने से महफूज हो सकते हैं? क्या सेहत, तालीम, सड़कें, बेरोज़गारी और गुर्बत के रहते हुए एटम बम से हम महफूज हो जाएंगे? ये सवाल है मेरा। राना साहब, सवाल है और काफ़ी वजह है कि क्या हम इस तरह से सेफ रह सकते हैं सिर्फ एटम बम? सबसे पहले तो ना मैं आज जो अखबारात में इश्तहार छपा है ना मलिक साहब, जी उस पर बड़ा शदीद एहतजाज करूँ। एडिटर बोला है ना इसके अंदर से। हाँ जी। उसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की तस्वीर नहीं। हाँ जी। दैट्स वेरी बैड, जुल्म है, छोटापन है ये। ठीक है ना, कि आपने असल हीरो की तस्वीर ही गायब कर दी, अपने उत्ते छोटा भरा लगा है, थले बड़ा भरा लगा है। हमजा नहीं था बीच में? नहीं, पता नहीं, वो मैं हर सैर करने के, ठीक है ना, ज्यादती है। देखो अब माले मुफ्त दिले बेरहम, आप कभी आटे के तोड़े पे तस्वीर छपवा लेते हैं, कभी आप अखबारात में आपका कोई ताल्लुक नहीं है हैं और आप अपनी तस्वीर छपवा लेते हैं। अदालतें इस पे खामोश रहती हैं, कोई एक्शन नहीं लेती। मुझे तो याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कोई तस्वीर ज़ाती तशहीर के ज़ुमरे में आती है वज़ीर आज़म, वज़ीर आला नहीं छापेगा। तो वो अदालतों का मेरा हाल है वो ये कुछ दिनों बाद खुद ब खुद कानून ख़त्म हो जाता है। मलिक साहब, क्या होता है? मेरा हाल है को याददाश्त का हमारा मसला, ये वायरस होता है कि खुद ही ख़त्म हो जाता है। हमारी टाइमिंग वैसे ही 12 घंटे की, आपको पता है। एक दफ़ा दुबई में प्लाटों की खबर आई, को उस पर डिस्कशन सुनी आपने? गाड़ी गई खत्म। हम 12-12 घंटे के लोग हैं। आज योम मई है, सॉरी ये चल रहा है ना, योम तकबीर है, कल कोई और क्राइसिस होगा। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वैसे आपस की बात है मलिक साहब, जिन्होंने ये बनाया ना एटम बम, वो हमारे हीरोज़, जो हमारे आने वाली नस्लों के भी हीरोज़ हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो मेरा पहला इश्क है। हमने क्या किया अपने हीरोज़ के साथ? फांसी दी, एक को फांसी दी, एक को ज़बरदस्ती बिठा के एतराफ़ कराया कि जी मैंने टेक्नोलॉजी बेची। ठीक है, एक नवाज शरीफ को आपने उतार दिया। बेनज़ीर भुट्टो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आई, ठीक है ना, उनको मार दिया आपने। हमने अपने हीरोज़ को उनकी ज़िंदगियों में खराज तहसीन पेश कर दिया। आज हमने कहा कहीं हंसी फौत हो जाइए थे, जिंदा रहते से रहना जाए हैं। इमरान खान का भी नाम लेता है, हीरो है, 92 तक का वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान का मैं नाम इसलिए नहीं, अच्छा इसमें मैं तेरी पोजीशन ले ली यार। अच्छा एक और दिलचस्प बात बताऊं, जब मैं इमरान खान को कहता हूँ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तो वो तो पूरी टीम ने जीते हैं, अकेले उसने जीता।
तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जो एटम बम बनाया ये भी तो पूरी टीम ने बनाया था। उन सबके नाम होने चाहिए कि ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया। हाँ, तो जो सभी जितने हीरोज हैं लोग हमारे। उसमें मर गए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि एटम बम होने से हम दुनिया में एक पावर है। एटमिक कुव्वत है, सुपर पावर तो नहीं है खैर, आप मासूमियत में बाज़ों का अच्छे ख्वाब देखती हैं। हम वो सुपर पावर हैं दुनिया की 5 सुपर पावरों में, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये बगैर जंग लड़े हुए गरीब तरीन मुल्क है, ठीक है ना। अब मैं कुछ और बोलूं इससे ज़्यादा वो मामला ख़राब हो जाएगा, तो बस इतना ही काफ़ी है कि हम दुनिया की गरीब तरीन कौमों में से एक कौम है, और इतना ही काफ़ी है कि काश हमने अपने तालीम पे भी तवज्जो दी होती, अपनी सेहत के उन पे भी तवज्जो दी होती, काश हमने जदीद जो टेक्नोलॉजी है मलिक साहब, आप दिलचस्प मैं वो देख रहा था कि इंडिया में वो सब्ज़ी बेचने वाला थड़े पे बेच रहा था, कद्दू शद्दू टिंडे शिंडे। अच्छा। तो जब वो उसने खातून ने ख़रीद लिए तो उसने वो मशीन लगाई हुई थी, क्या कहते हैं ATM मशीन। अच्छा, तो उस खातून ने उसको स्वैप किया अपना कार्ड, और जो पैसे थे वो किए, वो उसको उस मशीन, वो लोग वहां तक पहुंच गए यार, इंडियंस जो हैं फुटपाथ पे बैठे हुए लोग, टेक्नोलॉजी। हमारे भी ऐसे सब्जी लेते हैं वो क्रेडिट कार्ड के बगैर। अच्छा नहीं, हमने वहां से चले जाते हैं, हमने नहीं, इतनी जल्दी होती है। उसका जवाब दे दिया हमने। मैं जब मैं डिप्रेशन में था कि यार ये सब्जी बेचने वाला, या तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि आप परेशान हो रहे हैं, वजीर आजम ने नहीं कह दिया कि हमने कशकोल तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा बराबर हो गया, अब हमें डायरेक्ट ATM से आएंगे पैसे। अच्छा। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें यौम तकबीर मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन 26 साल बाद छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। और 26 साल बाद हमें याद नहीं आना चाहिए था कि पाइंदी ज़रा मुश्किल ने इन्होंने हीरो बनाना है तो छुट्टी कर दो। और इदारों को भी इस पे जरा एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, ये कि कौन सा तरीका है कि रात गए, ये कोई पोपल से ही आपको चांद नजर आ गया तो आपने कहा रात को ही ईद हो गई, 7 बजे तुहानू याद है कि वो मेरे भरा ने तो बम पाड़े सी भाई अभी छुट्टी कर दियो, ठीक है। तो ये जरा हमें थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि बाकी शो को भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने असली जो हीरोज़ हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, और जो मुल्क के अंदर के मसले हैं उनको हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।